राहुल गांधी ने लंदन में जाकर भारत को बदनाम करने की कोशिश की है और कहा है कि भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था पूरी तरह से तहस-नहस। बहुत ही शर्मनाक तरीके से एक विपक्ष के वरिष्ठ नेता ने भारत के लोकतंत्र के ऊपर प्रहार किया। भारत में जिस प्रकार से एक विदेशी देश में जाके जिस प्रकार से उन्होंने भारत की सेना का अपमान किया, भारत के सदन का अपमान किया, अध्यक्ष का अपमान किया, जिस प्रकार से उन्होंने प्रेस का अपमान किया, जुडिशरी का अपमान किया और पूरे देश ने देखा कि विदेशी धरती पर जाकर विपक्ष के नेता ने किस प्रकार से पूरे भारतवासियों के सिर पर चोट लगाई है। मैं समझता हूँ पूरे देश और हर भारतवासी का उन्होंने माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने यहाँ के सेना डेमोक्रेसी को और संविधान को कोई जगह मोदी जी के राज्य में नहीं है और बीजेपी के राज्य में नहीं है, क्योंकि हर एक ऑटोनमस बॉडी का वो मिसयूज कर रहे हैं, हर एक एजेंसी का वो मिसयूज कर रहे हैं और कोई नोटिस नहीं, रूल ऑफ लॉ नहीं है, लेकिन वो मन माने जैसा एक डिक्टेटर देश को चलाता है वैसा ही। 3 फरवरी 2023 को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के खजाने में सिर्फ इतने ही पैसे बचे हैं जितने में 1 से 1.5 हफ्ते के लिए ही सामान इंपोर्ट किया जा सके। 10 दिन की मशक्कत के बाद पाकिस्तान की IMF से कर्ज मिलने की आखिरी उम्मीद भी अब टूट गई है। 2 चरणों में मीटिंग के बाद IMF की टीम पाकिस्तान से वापस लौट गई। दरअसल 2019 में इमरान खान की सरकार के रहते हुए IMF पाकिस्तान को बेल आउट पैकेज के तहत $6 बिलियन से भी ज्यादा मदद करने का वादा किया था। हाल ही में हुई इस मीटिंग में पाकिस्तान इसी कर्ज की मांग कर रहा था। IMF के अधिकारी नॉर्थन पोस्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने बेल आउट पैकेज करने के लिए एक अच्छा काम किया है। आने वाले समय में भी पाकिस्तान के साथ इस मुद्दे पे वर्चुअल चर्चा जारी रहेगी। फिलहाल किसी भी एग्रीमेंट पे साइन नहीं किया गया है। IMF ने पाकिस्तान को MESP नाम का मेमोरेंडम देने के लिए एक बार फिर से 3 नई शर्त लगा दी है। पहला, पाकिस्तान की जनता से अलग अलग टैक्स में 170 अरब रुपए वसूले जाए। दूसरा, इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए सामानों के निर्यात पर टैक्स में छूट दी जाए। तीसरा, विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ाने के लिए सऊदी अरब
चीन UAE से मदद मांगी जाए। IMF के मुताबिक नई शर्त को मानते ही पाकिस्तान को कर्ज मिल जाएगा। यही वजह है कि पाकिस्तान के वित्त मंत्री इशाक डार कहते हैं कि IMF की शर्त को जल्द से जल्द माना जाएगा। पाकिस्तान को मदद की जरूरत है। शहबाज शरीफ ने भी IMF की शर्तों को पूरा करने का आश्वासन। तो क्या पाकिस्तान डिफॉल्ट होने के कगार पर है? पाकिस्तान के पूर्व वित्त मंत्री मिफ्ता इस्माइल के मुताबिक यह बिल्कुल सच है कि पाकिस्तान दिवालिया होने के कगार पर है। इससे बड़ी नाकामी और क्या हो सकती है कि 75 साल में हम 23 बार दिवालिया होने के कगार पर खड़े हैं। पाकिस्तान के सीनियर बिजनेस जर्नलिस्ट खुर्रम हुसैन के मुताबिक IMF की शर्त को पूरा करने के पाकिस्तान को बेल आउट पैकेज के तहत कर्ज मिलेगा। इससे देश में डिफॉल्ट होने से बच जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए यह सॉल्यूशन नहीं है। इकोनॉमी की पॉलिसी के जरिए कर्ज कम होने के बाद ही देश की स्थिति सही होगी। ऐसे में साफ है कि IMF की शर्त को मानकर शहबाज सरकार पेट्रोल, डीजल, बिजली पर टैक्स बढ़ा सकती है। पाकिस्तान में पिछले 48 साल में खुदरा सामानों की महंगाई दर सबसे ज्यादा है। 1 किलो आटे की कीमत 46.80 पैसे है। 1 किलो दूध की कीमत 150 रुपए से भी अधिक है। 1 दर्जन अंडे की कीमत 285 रुपए। वीडियो लाहौर की पंजाब यूनिवर्सिटी का है, जहाँ 6 और 7 मार्च को होली मनाने के लिए इकट्ठा हुए हिंदू स्टूडेंट पे हमला हुआ, जिसमें 30 स्टूडेंट घायल हो गए। इन दोनों हमलों के पीछे पाकिस्तान के कट्टरपंथी स्टूडेंट संगठन इस्लामी जमीयत तलबा का नाम सामने आ रहा है। संगठन ने कथित तौर पर होली मनाने की धमकी दी थी। हमले में घायल हुए हिंदू स्टूडेंट से बात की। होली का जो प्लान था हमारा वो ये था कि हम यहाँ पे 30 से 35 हिंदू लड़के हैं। हमने क्या किया, जो हमारे सिंधी मुस्लिम जो हमारे भाई की सपोर्ट के बुनियाद पर हमने जो है ना होली का प्रोग्राम हमने बनवाया, जिसने हमें अटैक किया। तो जमीयत से ताल्लुक रखते थे, कुछ ऐसे भी लोग थे जो बाहर से आए हुए थे। जैसे हम पे अटैक हुआ तो वहाँ पे कुछ लोग हमारे जख्मी हुए। उसके बाद हमने प्रोमन प्रोटेस्ट के लिए हम VC हाउस पे गए। लॉ कॉलेज की एडमिनिस्ट्रेशन हमसे कोई रब्ता नहीं किया और ना ही हमसे यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई रब्ता किया। तो हम जैसे उधर गए तो CSO ने हमसे बहस की, हमें वहाँ पे भी मारा गया। वहाँ पे हमारे 4 से 5 लड़कों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें एक हिंदू और 4 मुस्लिम लड़के, मुस्लिम सिंधी लड़के हमारे साथ थे। वहीं समाज सेवा फाउंडेशन के चेयरमैन लाला जमलाल बताते हैं कि सुरक्षा देने की जगह यूनिवर्सिटी उल्टा घायलों को ही धमकाने लगी। सब लोग जो वहाँ पे इकट्ठे हो रहे थे, वहाँ से इकट्ठे होकर उन्होंने जाना था जिम्नेजियम ग्राउंड, लेकिन वहाँ पर जो है जमीयत के गुंडे आ गए और यूनिवर्सिटी की सिक्योरिटी के सामने उन पे जो है अटैक किया गया। क्योंकि मुझे CSO की तरफ से कॉल आती है, मुझे कहा कि आपके बच्चों ने जो है रूल्स वायलेट किए हैं, मैं इनके अगेंस्ट जो है डिसिप्लिनरी एक्शन लेने जा रहा हूँ और मैं ये रिपोर्ट जो है गवर्नर को सबमिट करवाऊंगा। हम ये कहते हैं कि अगर यूनिवर्सिटी इंतजामिया को मसला था, जिस तरह CSO मुझे कह रहा था कि हमने रूल वायलेट किया है, तो CSO की जो सिक्योरिटी खड़ी हुई थी वो हमसे बात करती, ना कि हमारे ऊपर डंडों से हमारे बच्चों के ऊपर तशद्दुद किया जाता। मतलब ये आप कौन सा ट्रेंड सेट करना चाह रहे हैं? हम जो है पाकिस्तान के पीसफुल सिटीजन्स हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली CSO के कहने पे जो जमीयत ने किया ये अनएक्सेप्टेबल। लेकिन बातचीत के दौरान ही IGT के कार्यकारी सदस्य मेहर हुजैफा जमाल ने हमले से इनकार कर दिया और बिल्कुल ही झूठ है, हम तो हिंदू छात्रों की मदद करते हैं। यूनिवर्सिटी के कार्ड के साथ जो मामला हुआ उसमें मुसलमान स्टूडेंट ही थे, हिंदू स्टूडेंट तो ऐसी गतिविधियों में हिस्सा ही नहीं लेते। यहाँ किसी मुसलमान संगठन के ही कुछ लोग हैं जो हिंदू मुस्लिम का मुद्दा बना रहे हैं। पाकिस्तान में हिंदुओं की कुल आबादी करीब 40 लाख है, जिसकी धार्मिक आज़ादी बहुत ही सीमित है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी हिंदुओं पर ऐसे हमले होते ही रहते हैं। पाकिस्तान में हिंदुओं के लिए पहले से ही मुश्किल हालात को और भी मुश्किल बना दिया है। 20 लाख करोड़ से भी ज्यादा का विदेशी कर्ज, आसमान छूती महंगाई, दाल और रोटी के लिए मुहताज 23 करोड़ की आबादी, ये भारत की पड़ोसी देश पाकिस्तान के हालात हैं, जिसे सुधारने के लिए जनरल इलेक्शन कराने की बात हो रही है। एक तरफ पाकिस्तान की इकोनॉमी की कमर टूट चुकी है, दूसरी तरफ
विदेशी मुद्रा भंडार और मदद के दूसरे रास्ते भी बंद हो चुके हैं। इसका असर आम लोगों पर भी दिख रहा है। यहाँ महंगाई दर पिछले 50 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पाकिस्तान में चावल 200 रुपए किलो, दूध 150 रुपए लीटर, आटा 120 रुपए किलो और पेट्रोल 250 रुपए लीटर बिक रहा है। $1 के मुकाबले पाकिस्तानी रुपया गिर के 283 रुपए तक पहुंच गया है। पहला IMF से आज पाकिस्तान मदद के लिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF से आस लगाए हुए था, लेकिन खराब अर्थव्यवस्था, ग्लोबल इमेज और भारी भरकम कर्ज के चलते IMF ने साफ इनकार कर दिया है। दूसरा, पैसे बचाने की कोशिश, जैसे सरकार ने बाजार और मार्केट जल्दी बंद कराने के लिए बिजली बचाने की कोशिश की, लोगों से कम चाय पीने की अपील की जिससे चाय का कम इंपोर्ट किया जा सके। वहीं आम लोग प्लास्टिक के बैग में LPG गैस जमा कराते हुए दिखे। तीसरा, डूबते को तिनके का सहारा, पाकिस्तान में हालात बेहतर करने के लिए आम चुनाव कराने की लगातार मांग उठ रही है। इमरान सरकार के गिरने के बाद से ही पाकिस्तान की राजनीति में अस्थिरता है। पाकिस्तानी अखबार डॉन में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में आम चुनाव का खर्च 43 अरब रुपए से भी ऊपर जा सकता है। पिछले चुनाव में यह रकम 21 अरब रुपए थी, जिसमें से 9 अरब रुपए सिक्योरिटी पे खर्च किया गया था। साल की शुरुआत में ही अलग अलग घटनाओं में करीब 100 लोगों की जान जा चुकी है। जनवरी में हुए मस्जिद ब्लास्ट में 80 और फरवरी में हुए तालिबानी हमले में 5 लोगों की मौत हुई है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान पर बैन लगाने के बाद से ऐसी घटनाओं में वृद्धि हुई है। आतंकवाद और सैन्य ताकत के खतरे के बीच यहाँ शांति से चुनाव कराना आसान नहीं होगा। एक्सपर्ट के मुताबिक समय से पहले चुनाव कराने से कोई बड़ा बदलाव नहीं आ सकता है, इसके लिए लंबा समय लगेगा। सोमवार की सुबह ऑस्कर सेरेमनी में ऐसी खबर आई कि पूरा देश ही नाटू कर रहा है। इस पर ऑस्कर अवार्ड में भारत से 3 नॉमिनेशन हुए थे और दीपिका पादुकोण को खास प्रेजेंटर के तौर पर बुलाया गया था। फिल्म RRR की गाने नाटू ने बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड जीता। द एलिफेंट विस्पर्स और बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म बनी। हालांकि डॉक्यूमेंट्री फिल्म में ऑल द ब्रिथ रेस से बाहर हो गई। इस बार के ऑस्कर अवार्ड में एशियाई देशों की नॉमिनेशन की चर्चा रही। आगे जानेंगे कि ऑस्कर पे अक्सर अछूते रहने वाली एशियाई देश का इस बार बम्पर नॉमिनेशन क्यों हुआ। क्या ये ऑस्कर अवार्ड की घटती हुई व्यूअरशिप और रेटिंग के बढ़ाने की कवायद है। ऑस्कर 2023 में एशियन ओरिजिन के 4 एक्टर्स नॉमिनेट हुए। करीब 94 साल की इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ। इससे पहले 2004 में एशियन ओरिजिन के 3 एक्टर्स नॉमिनेट हुए थे। इसके अलावा पहली बार ऑस्कर में किसी एशियन को बेस्ट एक्टर्स का अवार्ड मिला। ये खिताब मलेशिया के चीन मूल की मिशेल योहाओ को फिल्म एवरीथिंग ऑल एट वन के लिए मिला। ऑस्कर में बेहतर एक्टर नॉमिनेट होने वाली ये दूसरी एशियन महिला है। इससे पहले 1936 में भारतीय मूल की एक्ट्रेस मार्ली ओब्रॉन नॉमिनेट हुई थी, लेकिन अवार्ड नहीं जीत सकी थी। ऑस्कर में पहली बार एक साथ भारत के 3 नॉमिनेशन हुए। ऑस्कर 2023 में पहली बार भारत से 3 नॉमिनेशन हुई। SSR राजमौली की फिल्म RRR की गाने नाटू ने बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड जीता। कार्तिकेय ग्लॉजदीप के डायरेक्शन में बनी द एलिफेंट विस्पर बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म बनी। हालांकि डॉक्यूमेंट्री फिल्म ऑल दैट ब्रिथ रेस से बाहर हो गई। इससे पहले 94 साल में भारतीय मूल के लोगों को सिर्फ 5 अवार्ड ही मिले थे। एशियाई देश से बढ़ते नॉमिनेशन के पीछे ऑस्कर से जुड़े विवाद और सेरेमनी के घटते दर्शक। 2015 में ऑस्कर के एक्टिंग अवार्ड के सभी 20 नॉमिनेशन व्हाइट लोग के लिए जाने के बाद खूब हंगामा हुआ था। अमेरिकी एक्टिविटी एप्रिल रेन ने ऑस्कर शो व्हाइट नाम से सोशल मीडिया कैंपेन चलाया। इसके बाद इस तरफ ध्यान गया कि ऑस्कर आयोजित करने वाली एकेडमी में ज्यादातर गोरे और पुरुष सदस्य हैं। अगली फिल्म नॉमिनेशन डाइवर्सिटी की फिल्म कमी थी और ऑस्कर के खिलाफ कैंपेन और जोर पकड़ा। ऑस्कर के अवार्ड में एशियाई फिल्म और एक्टर्स की अनदेखी से भी आरोप लगते रहे हैं। इस दौरान ऑस्कर सेरेमनी के व्यूज भी बुरी तरह से घटती जा रही थी।
5 साल तक रिलेशनशिप में रहने के बाद मल्लिकार्जुन ने अपनी प्रेमिका रश्मिका से शादी करने से इनकार कर दिया। इसके बाद रश्मिका ने मल्लिकार्जुन के खिलाफ रेप केस दर्ज कराया। अब कर्नाटक हाईकोर्ट ने लड़के को निर्दोष बताकर बरी कर दिया है। इस मामले में हाईकोर्ट ने कहा है कि ऐसा संभव ही नहीं है कि लड़की की सहमति के बिना दोनों 5 साल तक एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में रहे हों। इतने लंबे समय तक रिलेशनशिप चलती ही नहीं। आईपीसी की धारा 375 और धारा 376 लगाए गए हैं। रेप के आरोप को कमजोर करता है। 12 साल पहले मल्लिकार्जुन देसाई गोदार की मुलाकात रश्मिका नाम की एक लड़की से हुई। इस मुलाकात के बाद धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती हो गई। कुछ समय बाद दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगे। पिछले 5 साल में मल्लिकार्जुन ने अपनी प्रेमिका रश्मिका के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। जाति अलग होने की वजह से दोनों की शादी नहीं हो पाई। इसके बाद रश्मिका ने मल्लिकार्जुन के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 के तहत रेप, 354 के तहत छेड़छाड़, 406 के तहत भरोसा तोड़ना, 504 के तहत जानबूझकर अपमान करना, 323 के तहत मारपीट करना और 506 के तहत धमकी देने के आरोप में केस दर्ज कराया है। लड़की ने बताया कि मल्लिकार्जुन ने शादी की झूठे वादे किए, उसके साथ संबंध बनाए, इसलिए यह रेप का आरोपी है। मल्लिकार्जुन के बचाव में उसके वकील ने कहा है कि दोनों कपल एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन जाति अलग होने की वजह से मल्लिकार्जुन के प्रयासों के बावजूद शादी नहीं हो सकी। आखिरकार उसकी रिलेशनशिप टूट गई। ऐसे में मल्लिकार्जुन के खिलाफ रेप के आरोप सही नहीं है। लड़की का आरोप है कि मल्लिकार्जुन ने शादी के झूठे वादे करके उसके साथ संबंध बनाए, जो रेप करने जैसा ही है, जबकि ये आरोप किसी भी तरह से सही नहीं है, क्योंकि दोनों ने सहमति से ही संबंध बनाए हैं। इस मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट की सिंगल बेंच के सामने सुनवाई हुई। इसके बाद फैसला सुनाते हुए जस्टिस नाग प्रसन्ना ने कहा कि मुमकिन है कि लड़की ने शख्स के साथ संबंध बनाने की इजाजत 1, 2 या 3 बार नहीं, बल्कि 5 साल में कई बार दी होगी। केस की चार्जशीट में इस बात का जिक्र है कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। ऐसे में यह नहीं हो सकता कि महिला की इच्छा के बिना ये सब संभव है। इसके साथ ही जस्टिस नाग प्रसन्ना ने लड़के के खिलाफ आईपीसी की धारा 376, 376(2)(n), 354, 406 और 504 के तहत लगाए गए रेप के संयोजित धोखाधड़ी, छेड़छाड़ और धमकी के आरोप को खारिज कर दिया। हालांकि कोर्ट ने लड़के के खिलाफ सामान्य मारपीट करने के आरोप में आईपीसी की धारा 323 के तहत एफआईआर को बरकरार रखा है।